चल कुमुद, जल्दी से ये आटा गूंद ले, चल जल्दी कर। अरे क्या मम्मी, अभी देख नहीं रही हो, हम टीवी देख रहे हैं। अरे वो तो तू सुबह से देख रही है, जब देखो मगरमच्छ की तरह इसी सोफे पर पड़ी रहती है। कभी यहाँ से हिल भी लिया कर। नहीं मम्मी, हमें ज्यादा हिलना डुलना पसंद नहीं है। मेकअप करने के लिए तो बड़ा इधर से उधर होती रहती है, बस तुझे काम करने के वक्त ही मौत आती है। अरे मम्मी, बेटियां पराया धन होती हैं। हम जब तक आपके पास हैं तब तक हमें जीने दो ना अपनी जिंदगी। अरे बचपन से जी ही तो रही है, आज तक तूने किया ही क्या है? पढ़ाई तूने अपने ताया जी के स्कूल में की, जहाँ किसी ने तुझसे कुछ कहा नहीं। कॉलेज तू गई नहीं, और नौकरी का तो छोड़ ही दो, तू कमरे से बाहर आ जाए वही हमारे लिए बड़ी बात है। लेकिन कम से कम घर का काम तो कर लिया कर कुछ। अच्छा लाओ कर देती हूँ, क्या करना है बोलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुमुद जी, आपने उठने का कष्ट किया है। चलिए आटा गूंद दे जल्दी। अच्छा ठीक है, पानी लेकर आओ ना, पहले जाओ। है वो भी मैं लेकर आऊं? अब ला दो ना, आटा तो हम गूंद देते हैं ना। ये लो। अच्छा आटे में नमक भी जाएगा ना, वो भी दे दो। हे भगवान, रोक लाती हूँ, ये ले। तेल नहीं लाई, आटा कैसे गूंदेंगे हम? अरे छोड़ दे, तू छोड़ दे, हम कर लेंगे महारानी जी, आप छोड़ दीजिए। आप यहाँ बैठिए, टीवी देखिए, सोफे तोड़िए और ये कचरा खाइए आप। हम तो पहले कर रहे थे, आप कर लीजिए। और ये कचरा नहीं, चिप्स कहते हैं इसे मम्मी। अब कुमुद का हाल तो आपने देख ही लिया कि अगर दिन में वो थोड़ी बात हिल भी जाए तो बड़ी बात हो जाती थी। अब आपको मिलवाते हैं चंदा से, जिनकी उम्र तो है 55 साल, लेकिन उन्हें देखकर आपको लगेगा नहीं क्या? ऐसा लगेगा कि वो 20 साल की लड़की से भी कम है। ये लीजिए, हो गए 50 डब्बे पैक। अरे हम कह रहे थे इस बार आर्यन के जन्मदिन पर बाहर से बनवा देते भंडारा, तुम कहा ये सब करने लग जाती हो। अरे 50 डब्बे बनाने में वक्त थोड़ी ना लगता है। और हमारे नारायण का जन्मदिन है, उसके लिए हर साल हम गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। बाप घर का सारा काम भी करती हैं, कोई काम वाली भी नहीं रखती, और तो और सिलाई भी करती हैं। और अब ये 50 डब्बे बनाने की क्या ही जरूरत थी? अरे हमें काम के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अगर हमारे पास कोई काम ना हो ना तो बावले से हो जाते हैं। अब तो अजीब ही हो मां, सच में। अब आप भाई के लिए जो बहू ढूंढ रही हैं, वो तो आपसे परेशानी हो जाएगी। अरे परेशान क्यों होंगी? हम कोई राक्षस है क्या जो हमें देखकर परेशान हो जाएगी? लेकिन अगर वो इतना काम नहीं करती होगी तो? अरे तो हमारे साथ रहकर सीख जाएगी। इंसान को काम करते रहना चाहिए, इससे शरीर में फुर्ती आ जाती है, कभी बीमार नहीं होता इंसान। तुम्हारी माँ का बस चले ना तो इस देश को भी वो खुद ही चलाने लग जाए। बात सही कही पापा आपने। अरे चलो चलो, आप लोगों को काम पर नहीं जाना है क्या? हमारे पास भी बहुत सारे काम है, और ये डब्बे गरीबों में बांटते हुए जाना। हाँ भाई हाँ, समझ गया। तो देखा आपने हमारी तूफान एक्सप्रेस को। अब सोचिए जरा कि आलस की देवी हमारी कुमुद और तूफान की तरह काम करने वाली चंदा रानी का आपस में अगर सास बहू का रिश्ता हो जाए तो कितना बवाल मच सकता है। अरे आप सोच क्या रहे हैं, चलिए देख ही लेते हैं। अरे बड़ा ही संपन्न परिवार है, और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 2 भाई है और माता पिता है बस। हाँ, बड़े परिवार में आपकी लाडली वैसे भी कहाँ कुछ काम करने वाली थी। पापा हमें शादी नहीं करनी है। क्यों? अब उसमें भी आलस आ रहा है क्या? हमें पता है शादी के बाद हमारी सास हमसे बहुत ज्यादा काम करवाएगी। हाँ तो अच्छा है ना, इसी बहाने जिंदगी में तुम कुछ कर तो लोगी। पापा आप गई है ना मम्मी से। अरे कुमुद बेटा, शादी तो सबको करनी ही होती है, और तुम चिंता मत करो। आज जब लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे ना, तो हम उन्हें दहेज की बात कर देंगे। तुम्हें शादी में इतना सब देंगे कि शादी के बाद हमारी बेटी आराम से कह पाएगी कि भाई हमारे पापा ने तो इतना सब कुछ दिया है। आप इसे समझाने के बजाय और बढ़ावा दे रहे हैं, ये गलत बात है। अरे एक ही तो बेटी है हमारी, अब इसे सब कुछ नहीं देंगे तो किसे ही देंगे? आज तक कुमुद ने जीवन में कोई काम नहीं किया है, और आपने बस उसे बढ़ावा दिया है। ऐसे जीवन की नैया नहीं चलती। अरे तो धीरे धीरे सीख जाएगी, अब क्यों सख्ती रखती है उस पर? ठीक है, आपको जो सही लगता है करिए, लेकिन हम कह देते हैं आपका लाड उसे जीवन में कभी अच्छी बहू नहीं बनने देगा। नीलिमा की बात को काटते हुए पंकज ने शाम को लड़के वाले यानी आर्यन के घर वालों को घर पर ही बुला लिया।
अब देखो लड़के वाले आ गए हैं, अब चाय नाश्ता तो हमने बना दिया है, बस तुम्हें लेकर आना है, ठीक है? ये सब करना जरूरी है क्या? तो क्या अब ये भी हम ही कर दें? हमारी शादी हो गई है तभी तो तुम महारानी को पैदा किया, अब बस इतना कर देना कि चाय नाश्ता ले आना, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ तो ले आएंगे ना, कहाँ मना कर रहे हैं, आप जाइए। नीलिमा बाहर आ जाती है। बस कुमुद आ ही रही है आप सबके लिए चाय नाश्ता लेकर। जी जी, किस बात का शौक है वैसे आपकी बेटी को? बस पड़ी रहती है और कुछ नहीं करती। हमारा मतलब है पढ़ाई, पढ़ाई का ज्यादा शौक नहीं रहा उसे बचपन से, कभी मन ही नहीं लगा उसका उसमें। अरे कोई बात नहीं, हमें भी कोई ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, बस हमारे घर का बेटे का ख्याल रख ले, इतना ही काफी है। जी जी, ये लीजिए आ गई कुमुद। आओ बेटे आओ, चाय नाश्ता यहाँ रखो। कुमुद, तुम हो तो बड़ी सुंदर, लगता है त्वचा का बड़ा ही ख्याल रखती हो। जी, इसीलिए हम ना गैस के आगे ज्यादा जाते ही नहीं। मजाक कर रही है, कुछ भी बोलती है। कोई बात नहीं। आर्यन, तुम जाकर बात कर लो कुमुद से, जाओ। जी, आर्यन और कुमुद जब बात करके आते हैं तो दोनों के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी, जिससे दोनों के परिवार वाले समझ जाते हैं कि बात तो पक्की हो चुकी है। अब जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ही चुके हैं तो हम लेन देन की बात भी कर लेते हैं, क्यों? लेन देन की हम कुछ समझे नहीं। अब एक ही बेटी है हमारी, इससे नहीं देंगे तो किसे देंगे सब कुछ? देखिए भाई साहब, हमारी एक ही शर्त है कि हम दहेज में कुछ भी नहीं लेंगे, बस कुमुद को जो चाहिए आप दिला दीजिएगा, बाकी ना हम कोई तोहफे लेंगे, ना ही गहने और ना ही कोई पैसे। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा बहन जी? अगर आपको हमारे साथ रिश्ता करना है तो यही हमारी शर्त है, आप कहिए कि आपको मंजूर है कि नहीं। हमें मंजूर है जी रिश्ता। तो फिर हम अगले महीने ही दोनों की शादी का मुहूर्त रख देते हैं। लेकिन तुमने मान कैसे ली उनकी बात? अरे आपको क्या हो गया है? ऐसा रिश्ता, ऐसा लड़का, ऐसा परिवार हमें कहाँ मिल सकता है जो कहे कि हमें दहेज नहीं चाहिए? बताइए तो। लेकिन वो कुछ नहीं ले रहे तो हम कैसे कहेंगे कि हमारे पापा ने इतना सब दिया है, हम क्यों काम करें? देखो कुमुद, 27 साल यहाँ अपने मायके में तुम जो की हो वो की हो, लेकिन अब तुम्हारा ब्याह होने वाला है, अब तुम्हें जवाबदार बनना होगा। लेकिन कुमुद को आदत नहीं है इन सब की। हाँ तो उसे आदत डालनी होगी। देखो इस बार कुछ नहीं कहेंगे हम और ना ही इसका साथ देंगे। ठीक है कुमुद बेटा, वैसे तुम्हारी माँ सही कह रही है, ऐसा परिवार नहीं मिलता आजकल जो कुछ भी ना ले। आजकल तो दहेज के लालची लोग ही मिलते हैं जो बाद में बेटियों को जलाकर मार देते हैं। कुमुद के लिए इससे अच्छा परिवार कहीं नहीं मिल सकता, बस यही फाइनल है। नीलिमा और पंकज कुमुद की शादी आर्यन से करवा देते हैं, लेकिन कुमुद को शादी के बाद अब पता चल रहा था कि ससुराल में काम भी करना होता है। अरे बहू, इतनी देर से देख क्या रही है बाहर खड़ी होकर? है, अंदर भी जाना होता है रसोई के। रसोई तो ऐसे दिखती है जैसे मैं आज पहली बार देख रही हूँ। चलो आ जाओ बेटा, आज तुम्हारा रसोई में पहला दिन है ना, पहले भगवान जी के लिए कुछ मीठा बना दो और फिर उसके बाद सबके लिए खाना बना देना। इतना सब खाने की क्या जरूरत है? चिप्स के 2-4 पैकेट खा लो, उसी से काम चल जाएगा। नहीं, आओ हम तुम्हें रसोई के दर्शन करवा देते हैं। इन्होंने तो दहेज भी नहीं लिया, अब ये भी नहीं कह सकती कि मेरे बाप ने इतना दिया है, मैं क्यों काम करूं? लगता है आपसे काम तो करना ही पड़ेगा कुमुद। देखो यहाँ है हमारी मसालेदानी, ये है शक्कर, चीनी, अदरक, यहाँ है हमारा राशन, यहाँ है घी और सूखे मेवे, सब्जियां और दूध फ्रिज में पड़े हैं। पहले तुम कुछ मीठा बना देना, उसके बाद में सब्जी रोटी बनाना, ठीक है? जी ठीक है। तुम ये सब करो जब तक मैं घर के और काम देख लेती हूँ। मम्मी कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? चलो अब रसोई में आ गई हो तो खाना तो बनाना पड़ेगा। कुमुद, जिसने अपनी जिंदगी के इतने साल बस आलस में बिताए थे, उसने आज मीठे में हलवा बनाया और आलू की गोभी की सब्जी बनाई और रोटियां सेकते सेकते तो उसकी सांस ही फूल गई थी। ये रोज रोज रोटी सब्जी खाना जरूरी है क्या? हे भगवान, अब ये काम मुझे रोज करना होगा? ऐसे तो मेरी जवानी चली जाएगी, मेरा चेहरा मुरझा जाएगा, मेरी खूबसूरती भी चली जाएगी। अरे बहू, खाना बन गया है क्या? हाँ खाना बन गया माँ जी। चलो अच्छा है, लगता है तुमने आज पहली बार खाना बनाया है।
आपको कैसे पता माँ जी? क्योंकि जितनी देर तुमने आलू की सब्जी और रोटी बनाने में लगाई है ना, उतने में मैंने सारे घर का पोछा और झाड़ू भी कर दिया। क्या इस घर में काम वाली नहीं है झाड़ू पोछा के लिए? अरे खुद काम करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है बहू, और अब तो हम 2 लोग हैं, आराम से सब कुछ हो जाएगा। मैं तो ये सब नहीं करने वाली, चाहे कोई कुछ भी कह दे। अगले कुछ दिन तो कुमुद रसोई में खाना बनाती रही, लेकिन अब उसकी आलस जवाब दे चुकी थी। और ये तो तीनों वक्त का खाना खाते हैं, सुबह बनाओ, दिन को बनाओ, फिर रात को बनाओ। मुझसे इतना सब नहीं हो रहा है। मैं तो टोमेटो फ्लेवर वाले चिप्स के पैकेट में ही खुश हूँ। 1 मिनट, टोमेटो फ्लेवर वाला चिप्स? अरे यही तो है, मैं इससे टोमेटो फ्लेवर की सब्जी भी तो बना सकती हूँ। करना क्या है, इसमें पानी और मसाला ही तो डालना है और हो गई सब्जी। कहते हैं इंसान की आलस नई चीजों को इजाद करती है, लेकिन हमारी कुमुद का आलस तो उसे चिप्स की सब्जी तक ले आया था। चलिए सब आ जाइए, टमाटर की सब्जी और रोटी तैयार है। वाह बहू, आज तो तूने बड़ी जल्दी खाना बना दिया। वो मुझे आदत हो गई है ना, इसलिए। ये सब्जी कुछ अलग सी नहीं लग रही। अब माँ जी जैसी नहीं बनी, लेकिन जैसी भी बनाई है खा लो निकुंज। हाँ, खाने का अनादर नहीं करते बेटा। ये स्वाद कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये टोमेटो फ्लेवर वाली चिप्स की तरह नहीं लग रहा है। लग तो रहा है हमें भी वैसा ही। यही तो नई डिश बनाई है मैंने, चिप्स की सब्जी। चिप्स की सब्जी? ये कैसी सब्जी बनाई? मैंने कुछ नया बनाया है। आप सब खुश नहीं है क्या? हाँ भाई, आज कुमुद ने इतनी मेहनत से कुछ नया बनाया है, हम सब खुशी तो हैं। हाँ, अच्छी है चिप्स की सब्जी। कुमुद ने जब पहली बार चिप्स की सब्जी बनाई तो सबने उसका मन रखने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन अब कुमुद रोज ही अलग अलग फ्लेवर की चिप्स की सब्जी बनाने लगी थी। सुबह को वो क्रीम अनियन वाली चिप्स की सब्जी बनाई थी, और अब ये क्या कहते हैं इसे? अरे ये तो वो चीज तड़का मसाला वाली चिप्स की सब्जी है। हमें क्या पता था कि एक बार चिप्स की सब्जी के लिए हाँ कह दो तो यही बनाती रहेगी ये, और कोई काम भी तो नहीं करती है, बस ये चिप्स की सब्जी बनाकर अपने रूम में चली जाती है। ये तो बड़ी आलसी निकली माँ। हमने तो सोचा था कि दोनों सास बहू मिलकर सब कुछ कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो काम भी हमें ही करना पड़ रहा है, और रोज रोज यही चिप्स की सब्जी पकड़ा देती है हाथ में। अब तो हम तंग आ गए इस चिप्स की सब्जी को खाते खाते। इससे अच्छा तो हम चिप्स ही खा लेते भाई। अब तो बहुरानी को उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा लगता है। उसी की भाषा में मतलब कि चिप्स की भाषा में। यहाँ एक तरफ कुमुद खुश थी, अब उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और वहाँ चंदा ने कुमुद को सबक सिखाने का फुल ऑन प्लान बना लिया था। आर्यन सुनिए ना, आप बाजार जा रहे ना, तो मेरे लिए ये फेस पिक लेते आइएगा और लिपस्टिक भी। अरे कुमुद बहू, इसकी क्या जरूरत है? फेस पैक में मुल्तानी, बेसन और गुलाब जल ही तो पड़ता है, तुम वही लगा लो। और ये लिपस्टिक भी लाल ही तो है, इसके बदले में तुम पान खा लो। क्या फर्क पड़ता है, दोनों का फ्लेवर तो एक ही है। लेकिन माँ जी, फ्लेवर से क्या होता है? दोनों का काम तो अलग है ना। अरे इसमें क्या हुआ, चिप्स की सब्जी में तो फ्लेवर ही होते हैं, हम भी तो वो खा लेते हैं ना। चिप्स की सब्जी, अच्छा हाँ हाँ, वो तो मैं ही इन लोगों को सेम फ्लेवर बोलकर खिलाती रहती हूँ, अब क्या बहाना दूं। लगता है कुमुद बहू को याद आ गया। आर्यन तू जा, कुमुद बेसन और पान से काम चला लेगी। वाह, आज घर में पिज्जा है, मुझे तो बहुत पसंद है। कुमुद बहू ये ले, ये तेरे लिए पिज्जा फ्लेवर वाले चिप्स। तुझे तो बस फ्लेवर ही पसंद है ना, ये ले। हाँ, आपने बीच में इसकी सब्जी बनाई थी ना, बहुत अच्छी बनी थी। खाओ खाओ भाभी। पिज्जा के बदले चिप्स, ये क्या हो रहा है? अरे अमेरिका वाले मामा जी का फोन है, पूछ रहे हैं किसको क्या चाहिए। मेरे लिए एक नई घड़ी कह दीजिए ना मम्मी। अमेरिका में तो बड़े ही अच्छे शूज मिलते हैं, हमारे लिए तो वही कह दीजिए बस। हमें तो एक नया मोबाइल चाहिए था, वही कह दो बस। और मेरे लिए ना मेकअप। अरे तुम्हारे लिए तो हमें पता है, कुमुद के लिए ढेर सारे चिप्स के पैकेट ले आना भैया, ठीक है? क्या चिप्स के पैकेट? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तो वही पसंद है ना, अलग अलग फ्लेवर्स की सब्जी जो बनानी है तुम्हें, है कि नहीं? माँ जी हम समझ गए आप क्या कहना चाहती हैं। अरे हम क्या कह रहे हैं, हम तो तुम्हारी चिप्स की सब्जी की तारीफ कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं समझ गई हूँ, मेरे आलस की वजह से आप लोगों ने कितने दिन तक चिप्स की सब्जी खाकर गुजारा किया है, मुझे माफ कर दीजिए।
देखो कुमुद, हमने ये सब इसलिए किया जिससे तुम अपने इस आलस को छोड़ सको और जीवन में कुछ करने की चाह रख सको। जी माँ जी, मैं समझ गई हूँ। अब आप देखिए, आपको एक नई कुमुद दिखाई देगी। चंदा ने ना तो ताने मारे ना ही कोई जोर जबरदस्ती की, लेकिन बड़े ही समझदार तरीके से कुमुद को उसकी गलती का एहसास कराया, जिससे कुमुद में काफी बदलाव आ चुका था। कुछ महीनों बाद, आइए आइए बहन जी, कितने दिनों बाद आई हैं आप। हाँ, वो आज जमाई जी का जन्मदिन था तो मैंने सोचा उनको तोहफा भी दे दें और बधाई भी। आप बड़े ही शुभ मौके पर आई हैं। आज कुमुद ने गरीबों के लिए हलवा पूरी बनाया है। किसने? कुमुद ने अपने हाथों से? हाँ मम्मी जी, वो भी पूरे 50 डिब्बे। और ये आपके लिए हलवा पूरी, लीजिए खाइए। अरे यही नहीं, अब तो वो घर से पार्लर भी चलाती है और अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती है बहन जी। ये हमारी बेटी है ना नीलिमा? हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। बहन जी यकीन कर लीजिए, अब आपकी चिप्स वाली बेटी बिल्कुल बदल चुकी है। लेकिन मैं तो इसके लिए हर फ्लेवर की चिप्स लाई थी। हाँ कोई बात नहीं, मैं चिप्स की सब्जी बना दूंगी। नहीं 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 नहीं, फिर से नहीं प्लीज। सब हंसने लगते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जब भी बेटी की विदाई होती है तो उसे विदाई के वक्त श्रीमद् गीता दी जाती है, और वो इसलिए दी जाती है कि जब वो किसी नए परिवार में जाए तो वहां धर्म की स्थापना कर सके, क्योंकि किसी भी परिवार की नींव धर्म के बिना अधूरी है। शालिनी बहन जी, आप गुंजन की बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हमारे घर में हम उसे लक्ष्मी की तरह रखेंगे। देखिए बहन जी, मैंने मेरी बेटी को फूलों की तरह पाला है। मैंने आज तक उसकी आंख में एक आंसू नहीं आने दिया। उम्मीद करती हूँ आप भी उसे ऐसे ही रखेंगी। शालिनी बहन, ये तो लड़के वालों का सौभाग्य है कि वो किसी के घर की बेटियों को अपने घर की लक्ष्मी बनाकर ले जाते हैं, इसलिए ये हमारा फर्ज है कि हम उनका ध्यान रखें। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। गुंजन, तू रो मत बेटा, तेरी विदाई हो रही है, लेकिन अगर तुझे कोई भी परेशानी हुई तो तेरी ये माँ हमेशा तेरे साथ है। अब हमें इजाजत दीजिए, हम गुंजन को अपने साथ ले जा रहे हैं। आओ गुंजन बहू, कार आ गई है। कार इसका ताया का बड़ा बेटा लेकर आया है? क्यों? हाँ, अब इसमें क्या दिक्कत होगी तुम्हें? अरे दमाजी खुद लेकर आते कार, ये क्यों लेकर आया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कार दमाजी के पास है ही नहीं? अरे घर तो एक ही है ना, कार जिसकी भी हो, क्या फर्क पड़ता है अब? नहीं फर्क पड़ता है। आगे चलकर इन लोगों का राज हो गया तो मेरी बेटी तो दुखी हो जाएगी ना। अभी अभी बेटी की विदाई हुई है और तुम उसके लिए ऐसे शब्द कह रही हो? कैसी माँ हो तुम? तुम्हें तो उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा ही सोच रही हूँ, तभी कह रही हूँ कि उस घर पर हमारे दामाद और बेटी का राज हो। उस घर में क्या हो रहा है, वो लोग कैसे चलते हैं, इनसे तुम्हें दूर ही रहना है शालिनी, समझी तुम? शालिनी बनकर शकुनी का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे लेकिन कुछ नहीं, गुंजन वहाँ सब कुछ अपने आप देख लेगी। अब वही उसका अपना परिवार है। विनोद अपनी पत्नी की आग लगाने वाली बातों को बीच में ही काट देता है, जिससे गुंजन के जीवन में ऐसी बातें शामिल ही ना हो पाए। लेकिन गुंजन में भी कुछ कुछ अपनी माँ जैसे संस्कार थे शायद, इसलिए वो ससुराल आते ही हर चीज में मैं और मेरा देखने लगी। माँ जी, ये सब आप कहाँ लेकर जा रही हैं? ये सब तो वो मिठाइयाँ है जो मुझे मेरे मायके से मिली है। हाँ गुंजन बहू, लेकिन ये सब मैं जेठ जी के पास लेकर जा रही हूँ। वो इस घर के बड़े हैं ना, तुम्हारे ससुर जी के जाने के बाद उन्होंने ही तो सब कुछ संभाला है। इसका मतलब है इस घर में कुछ भी आता है तो पहले ताया जी को दिखाया जाता है? हाँ बेटा, वो बड़े हैं, वो सबको बांट देते हैं चीजें आपस में। माफ करिएगा माँ जी, लेकिन उन्होंने कहीं अपने बेटों को ज्यादा हिस्सा दे दिया तो हम तो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। गुंजन, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रही हो बेटा कि वे भेदभाव करेंगे? उन्होंने आज तक कोई भेदभाव नहीं किया और आगे भी ऐसा ही होगा इस घर में। वे बड़े हैं, उनकी सहमति से ही सब कुछ होगा। आप भी माँ जी को कुछ नहीं कहती भाभी? इस घर में हमेशा से यही होता आया है और ताया जी ही सबको सब कुछ बांटते हैं, और जब हमारी सास और हमारे पति ही कुछ नहीं बोल रहे तो हम क्यों ही बोले? इसका मतलब इस घर में हर कोई गांधारी बना हुआ है, देख कर भी अंधे बने हुए हैं। अरे तुम चिंता मत करो, चारों भाई की आपस में खूब बनती है, कोई किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करेगा। अगर धोखेबाजी होगी भी तो इस घर में किसको दिखने वाली है? गुंजन को इस घर के नियम समझ में नहीं आ रहे थे। उसे ये बात खटक रही थी कि ताया जी ही सब कुछ क्यों बांट रहे,
सब कुछ उनके हाथ में ही क्यों है? हाँ, पापा के जाने के बाद सब कुछ ताया जी ने ही संभाला था। मैं और मेरे भैया भी उनके साथ ही काम में शामिल हो गए फिर। हाँ, लेकिन आपको अपने पिताजी की फैक्ट्री को तो लेना चाहिए था। आपने वो क्यों नहीं मांगी आज तक? अरे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक। ताया जी ने हमें किसी चीज की कमी नहीं रखी। ये मेरे पति भी युधिष्ठिर की तरह भोले भंडारी लग रहे हैं, किसी चीज की समझ ही नहीं है। अरे क्या हुआ, तुम ये सब क्यों कह रही हो? अरे मैं आपकी पत्नी हूँ निकुंज, मुझे इस घर की आपकी बहुत चिंता है। कल को अगर ताया जी के बेटे आपको इस घर से निकाल दे या आपकी प्रॉपर्टी हड़प ले तो आप क्या करेंगे? तुम सबको गलत समझ रही हो। रंजन और कुंदन भैया ऐसा क्यों करेंगे भला? वो हमें बहुत प्यार करते हैं। तभी आपके पास कार नहीं है और उनके पास है। तभी आपके पास फैक्ट्री की कागज नहीं है, उनके पास है। उन्हें किसी चीज को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, पर आपको पड़ती है। अरे वो ऐसा ही सब नहीं है आपके पास इसका जवाब, क्योंकि आपको पता है कि मैं सही कह रही हूँ। आपको अपने परिवार के लिए अपना हक मांगना चाहिए। आज हम 2 हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे, तब भी क्या उनके आगे हाथ फैलाते रहेंगे आप? गुंजन की बातें निकुंज के मन में कहीं न कहीं मीठे जहर की तरह घुल रही थी, लेकिन वो यहीं नहीं रुकी। उसने विशाल और निकुंज को वो चीजें भी दिखानी शुरू की जिस पर आज तक उन दोनों ने कभी गौर ही नहीं किया था। विशाल, निकुंज, तुम दोनों आज ऑफिस जल्दी आ जाना, और सुनो ये फाइल्स भी लेकर आना। जी भैया। अब चलिए हम दोनों नाश्ता खाकर आते हैं। ज्यादा देर मत करना, आज सारी फाइल्स सबमिट करनी है, इसलिए नाश्ता जल्दी कर लेना। जी, बस जल्दी से आते हैं। चलो कुंदन। थोड़ा जल्दी करो, आज ऑफिस जल्दी पहुंचना है हमें। वो तो मैंने देखा कि रंजन भैया और कुंदन भैया किस तरह आपको ऑर्डर देकर गए हैं कि नाश्ता मत करना, फाइल्स लेकर आना, जल्दी ऑफिस आओ। अरे ऑर्डर नहीं दिया है, बस कह कर गए। भैया, आप दोनों भाई बड़े ही भोले हैं। जिस तरह से वे दोनों आपकर बताकर गए हैं उसे ऑर्डर ही कहा जाता है। आप दोनों उनके सेक्रेटरी है क्या, जो वो आपसे ऐसे बात करके गए? वो बड़े हैं हमसे, इसलिए शायद हक से बात कर लेते कभी कभी। हक में छोटा दिखने में फर्क होता है निकुंज। आप दोनों उनकी हर बात को मानते हैं, तभी वे लोग आपका फायदा उठाते हैं। वो दोनों आपको नाश्ता जल्दी करने को कहकर गए, जबकि खुद 1 घंटे तक टेबल से उठते भी नहीं है। गुंजन, छोड़ो ना, ये सब बातें क्यों कर रही हो, और वो भी इस वक्त? नहीं, निकुंज का कहना सही है। हम भी आज जल्दी नहीं जा रहे, हम भी आराम से नाश्ता करने के बाद ही जाएंगे। लेकिन ये फाइल जरूरी है ना विशाल? देख लेंगे हम भी उस फैक्ट्री में मालिक है, नौकर नहीं है। अब चलाए तीर निशाने पर। अब देखती हूँ कि ये रामायण के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कैसे पांडव और कौरव में नहीं बदलते। विशाल और निकुंज के ऑफिस जल्दी ना पहुंचने पर चारों भाइयों के बीच बड़ी सी बहस हो गई। ये पहली बार था जब चारों आपस में किसी बात पर झगड़ रहे थे। हाँ, तो हमें भी देरी हो गई, क्या बात है? आप दोनों भी तो कितनी देर से आते हैं फैक्ट्री? हम घर से भी सारे काम निपटाते ही हैं, और फैक्ट्री की भाग दौड़ गैरों के हाथों में नहीं सौंप सकते हम। तभी तुम दोनों से कहा था जल्दी आने को। आप लोग हमें छोटा समझते हैं, इसीलिए हमसे सारे काम करवाते हैं, लेकिन अब से ये नहीं होगा। वाह विशाल भैया, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन ये निकुंज कुछ बोल क्यों नहीं रहा, अभी भी नकुल सहदेव की तरह चुप खड़ा है। विशाल, तुम दोनों रंजन और कुंदन से छोटे हो ना, और ये बात कोई नहीं बदल सकता। हमारे घरों ये पहली बार है जो तुम चारों आपस में से लड़ रहे हो। अरे भीष्म पितामह और मेरी सास कृष्ण बनकर आ गए इन चारों को समझाने। और ये क्या तरीका है अपने बड़े भाइयों से बात करने का? मत बोलो कि पापा के जाने के बाद इन्होंने ही तुम दोनों को व्यापार समझाया है, अपने बेटों की तरह रखा है। और तुम दोनों इनसे बड़े हो ना, तो अपना फर्ज निभाओ, इन्हें समझाओ। इसके बजाय तुम चारों आपस में लड़ने लगे हो। मैंने बचपन से तुम दोनों को यही सिखाया है कि ये घर एक ही है, और यहाँ जो होता है वो सबके भले के लिए है। विशाल, रंजन भैया और कुंदन भैया से माफी मांगो। माँ, मैं तो बस हमारे हक की बात कर रहा था। हक प्यार से भी जताया जा सकता है विशाल। बड़े भाई पिता का दर्जा रखते हैं, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जी माँ, सॉरी। माफी अपने भाइयों से मांगो। सॉरी भैया, मैं आज कुछ ज्यादा ही बोल गया। ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा ही। आज हक मांगने निकले ना, पहला हक कितना है वो तो देख लो तुम दोनों। रंजन बॉस, एक और शब्द नहीं सुनना मुझे। शुरुआत इन्होंने की है पापा, हमारे मन में कभी इनके लिए कोई फर्क नहीं था, लेकिन आगे का पता नहीं है। ये हुई ना बात।
कम से कम इनके मन में नफरत का कीड़ा तो बैठ ही गया। गुंजन की चाल से रंजन के मन में अपने दोनों भाइयों के प्रति थोड़ी सी कड़वाहट आ गई थी, लेकिन गुंजन को पता था उसकी सास राधिका के रहते चारों भाइयों को अलग करना नामुमकिन सा हो जाएगा। अरे माँ, मेरे पति तो कुछ कहते ही नहीं है, जैसा वो लोग कहते हैं बस वो करते जाते हैं। ऐसे तो उनको अपना हक मिलने से रहा। वही तो, सब कुछ तो ताया जी के बेटों के हाथ में है, और वो दोनों भी कुछ कम नहीं है, इन दोनों भाइयों पर हुक्म चलाते रहते हैं। लेकिन तूने एक बात अच्छी कर दी, रंजन और कुंदन के मन में इन दोनों के लिए नफरत का कीड़ा डाल दिया। बस हमें इसी का फायदा उठाकर सब कुछ अपने हिस्से में लाना है। लेकिन माँ, महाभारत का युद्ध तो तभी होगा ना जब मेरी सास यहाँ से जाएगी, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है वो सारथी बनकर आ जाती है संभालने। तो एक काम कर, अब आने वाले 15 दिन में तीर्थ के द्वार खुलने वाले हैं। तू अपनी सास और ताया जी को वहां भेज दे, फिर मैं देखती हूँ आखिर सब कुछ हमारे पास कैसे नहीं आ जाता। ठीक है माँ, फिर मैं आज ही कोई तिगड़म लगाती हूँ। अपनी माँ से बात करने के बाद गुंजन ने दोनों भाइयों से कहकर अपनी सास और ताया जी की तीर्थ की टिकट करवा दी। रंगोली, गुंजन, देखो मैं यहाँ कुछ दिन नहीं हूँ, इसलिए पीछे से सब कुछ तुम दोनों को ही देखना है। माँ जी, आप बेफिक्र हो जाइए, हम सब कुछ यहाँ देख लेंगे। हाँ माँ जी, आप यहाँ की बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। आप जब यहाँ आएंगी तब तक यहाँ सब कुछ बदल चुका होगा। बदलाव तो संसार का नियम है, और अब वैसे भी ये घर तुम दोनों का है, तुम्हें इसे जैसे संवारना है संवारो। बस ये ध्यान देना कि ये परिवार बिखरना नहीं चाहिए। जी माँ जी, अभी घर के हालात ठीक नहीं है ना, लेकिन हम कोशिश करेंगे सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। अब पहले जैसा तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप वापस आएंगी तब तक यहाँ सब कुछ बदल गया होगा। गुंजन की चाल काम कर गई थी। ताया जी और राधिका दोनों तीर्थ की यात्रा पर चले गए। अब मौका था गुंजन की माँ का इस घर में आने का, जिसके आने से एक नया शतरंज बिछ गया था। अरे आइए आइए दामाद जी, विशाल जी, कैसे हैं आप? जी हम सब ठीक है माँ जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैंने सोचा आपकी माँ भी यहाँ नहीं तो मैं उनकी कमी पूरी करने चली आई। ये आपने बहुत अच्छा किया, गुंजन को भी आपकी बड़ी याद आ रही थी। हाँ, लेकिन यहाँ तो हमारा वक्त ही नहीं बीत रहा बिल्कुल भी। आइए मिलकर थोड़ी देर ताश खेलते हैं। ताश? लेकिन इस घर में तो ताश है ही नहीं आंटी। अरे मेरे पास है ना, माँ ने मुझे शादी के वक्त दिया था, मैं अब भी लेकर आती हूँ अपने कमरे से। क्या चल रहा है आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बड़े ही अच्छे समय पर आए हैं। हम बस ताश की बाजी ही खेल रहे थे। ताश? विशाल और निकुंज को पता भी है क्या ताश क्या होता है? अरे विशाल जी, निकुंज जी, इन्होंने तो आपकी साफ साफ मजाक बना दी। क्या हुआ, आप दोनों को ताश खेलना नहीं आता क्या? अरे हमने तो फिर भी कई सारी बाजियां जीती है दोस्तों के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी खेला भी है। क्यों विशाल, तुम्हें पता है ताश कैसे खेलते हैं? वो माँ ने कभी खेलने ही नहीं दिया, लेकिन मैंने दोस्तों के साथ 2-3 बार खेला है। 2-3 बार? उससे कोई बाजी जीती नहीं जाती। चलिए फिर देख लेते हैं आज कौन जीतता है। चलो, वैसे भी पापा और चाची जी है नहीं, वरना वो लोग हमें खेलने ही नहीं देते। अरे कोई बात नहीं, उन्हें कोई बताएगा भी नहीं, आप लोग खेलिए। लेकिन देखिए, इस बाजी में सब कुछ असली होगा। पैसे, चीजें, जो कुछ भी लगाया जाएगा सब कुछ असली, नहीं तो मजा नहीं आता बाजी में। लगता है अब सब कुछ हारने का प्लान करके आई है आंटी जी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी बहुत सी ताश खेली है अपने जमाने में। ताश? विशाल और निकुंज को पता भी है क्या ताश क्या होता है? अरे विशाल जी, निकुंज जी, इन्होंने तो आपकी साफ साफ मजाक बना दी। क्या हुआ, आप दोनों को ताश खेलना नहीं आता क्या? अरे हमने तो फिर भी कई सारी बाजियां जीती है दोस्तों के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी खेला भी है। क्यों विशाल, तुम्हें पता है ताश कैसे खेलते हैं? वो माँ ने कभी खेलने ही नहीं दिया, लेकिन मैंने दोस्तों के साथ 2-3 बार खेला है। 2-3 बार? उससे कोई बाजी जीती नहीं जाती। चलिए फिर देख लेते हैं आज कौन जीतता है। चलो, वैसे भी पापा और चाची जी है नहीं, वरना वो लोग हमें खेलने ही नहीं देते। अरे कोई बात नहीं, उन्हें कोई बताएगा भी नहीं, आप लोग खेलिए। लेकिन देखिए, इस बाजी में सब कुछ असली होगा। पैसे, चीजें, जो कुछ भी लगाया जाएगा सब कुछ असली, नहीं तो मजा नहीं आता बाजी में। लगता है अब सब कुछ हारने का प्लान करके आई है आंटी जी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी बहुत सी ताश खेली है अपने जमाने में। ठीक है, फिर देखते हैं आज कौन जीतता है।
शालिनी चारों भाइयों के साथ ताश की बाजी लगाती है, लेकिन निकुंज और विशाल को सच में ताश खेलना नहीं आता था, इसलिए लास्ट में पूरे 2 लाख रुपए वो लोग हार गए। 2 लाख रुपए जीत गए हम। हमने कहा था सब कुछ हार जाएंगे, लेकिन आप मानी नहीं। मुझे नहीं पता था कि दामाद जी और उनके भाई को बिल्कुल भी नहीं आती ताश। चलिए कोई बात नहीं, आपके साथ खेलकर मजा आ गया। ठीक है, कल मिलते हैं। शालिनी के आने के बाद घर में रोज ही ताश की बाजी खेली जाने लगी, जहां कुंदन और रंजन काफी पैसे और शालिनी के जेवर जीत चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज की बाजी इस घर का इतिहास बदलने वाली थी। देखिए आंटी जी, आज तो आप सब कुछ हार गई हैं। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है। माँ जी अब बस करिए ना, आप सब कुछ हार जाएंगी। अरे ऐसे कैसे हार मान लूं? आज मैं मेरा घर दांव पर लगाती हूँ। अगर ऐसी बात है तो हम ये घर के पेपर्स लगाते हैं, देखते हैं इतनी बड़ी बाजी कौन जीतता है। आप लोग पागल हो गए क्या? ये क्या चल रहा है? भाभी, आप बीच में क्यों आ रही है? जो हो रहा है होने दीजिए ना। अरे लेकिन ये सब गलत है। सब कुछ हमारे ही फेवर में होगा, आप चुप रहिए, बस देखती रहिए। हाँ तो रखिए फिर साइन किए हुए पेपर्स यहाँ। ये लीजिए। शालिनी ने आज ऐसे पत्ते फेंके जिसने रंजन और कुंदन को परेशान कर दिया। उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन शालिनी से हार गया और घर शालिनी के हाथ में चला गया। ये तो लगता है किस्मत का ही खेल है, नहीं तो आप लोगों से कौन जीत सकता था भला? हाँ, हम फिर से एक बाजी खेलना चाहते हैं। इस बार हम फैक्ट्री को दांव पर लगाते हैं। सोच लीजिए कुंदन जी, अगर आप हार गए तो? हारने का सवाल ही नहीं है, तुम रखो पेपर्स। शालिनी की चाल काम कर गई थी। उसने उन दोनों को जीतने की इतनी लत लगा दी थी कि वो दोनों अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसमें उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब तो आपके पास हारने को कुछ भी नहीं है रंजन जी। अभी भी एक चीज है, ये मंगलसूत्र। आप अपनी बीवी का मंगलसूत्र दांव पर लगा रहे हैं? हाँ मैं भी। ये रही हमारी आखिरी चाल। बंद करो ये सब, क्या हो रहा है यहाँ? हम इस घर से कुछ दिन के लिए बाहर क्या गए, यहाँ तुम चारों ने इस घर को कुरुक्षेत्र बना दिया। माँ वो तुम सब भूल गए हो कि इतिहास हमें सिखा चुका है कि किसी दूसरे की बातों में आकर कैसे विनाश हो सकता है। तुम चारों ने बाहर वाली व्यक्ति को अपने घर में घुसने की इजाजत दी, और देखो आज तुम सब अपनी बीवी का मंगलसूत्र तक दांव पर लगा रहे हो। समधन जी आप बस, आज के बाद आपको हमारे घर में हमारे बच्चों के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपकी बेटी को आपके पास भेज दूंगी, और ये मेरा गुस्सा नहीं, मेरा निर्णय होगा। माँ अपनी बेटियों को दहेज में गीता देती है, जिससे घर में धर्म की स्थापना हो। आपने दहेज में ताश दी थी, लेकिन मैं इस घर में कोई विनाश नहीं होने दूंगी। महाभारत का इतिहास इस घर में कभी नहीं दोहराया जाएगा, कभी नहीं, क्योंकि आज भी गीता का ज्ञान, कृष्ण के शब्द और हमारे घर की मर्यादा हम सबको याद है। बहन जी आप जा सकती हैं। इस परिवार में तो इतिहास पे खुद को नहीं दोहराया, लेकिन न जाने कितने ही ऐसे घर होंगे जहां ताश, अधर्म और किसी की चालों ने कितने घरों को बर्बाद किया होगा।